एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की कविता। यह है दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि का नाम है नागा अर्जुन। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। और इसके अंदर ना 2 पोएम है बेसिकली। ये है दंतुरित मुस्कान और एक फसल। तो पहले हम ये वाली पहली जो कविता है वो पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहली पंक्ति है, काव्यांश है, यह है दंतुरित मुस्कान से लेकर होगा कठिन पाषाण तक, है ना। अब ऊपर की पंक्तियों में जो 6 से 8 महीने का बच्चा होता है, जिसके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं, उसकी मनमोहन सी मुस्कान को देखकर कवि के मन में बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना। उनकी अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से प्रकट करते हैं हमारे आगे। कैसे वो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, देखो। कवि अपने छोटे से बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर, मतलब अपने बच्चे की, अपने खुद के बेटे की मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है, इतनी मन को मोहने वाली है कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी होगा ना, उसके अंदर भी जान डल जाएगी अगर वो तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कान देख ले तो। अर्थात तुम्हारी ये निश्छल मुस्कान, कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो छल कपट वाली लोगों जैसी नहीं है ना। तो जीवन की अगर तुम्हारी कोई ऐसी मुस्कान देख ले तो जीवन की सारी कठिन परिस्थिति, सिचुएशन, है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से हताश हो चुके हैं, उन व्यक्तियों में भी वो मोटिवेशन भर देगी तुम्हारी ये मुस्कान। अगली पंक्तियों में कवि जो है अपने धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर कहते हैं कि धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। मतलब वो अपने बच्चे को, जो कि जिस बच्चे का शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है, वो अपने बच्चे को किससे डिनोट कर रहे हैं, कमल से डिनोट कर रहे हैं। कि ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल जो है वो जनरली कहाँ उगता है, पानी में उगता है ना। वो कमल का फूल पानी को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, इतने प्यारे तुम लग रहे हो। धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखना। कभी आगे कहते हैं कि वह तालाब जिसमें तुम आकर अब तक रह रहे थे, वो शायद कठोर पत्थर का बना होगा। अभी वो कमल से ही डिनोट कर अपने बच्चे को। वो कहते हैं कि शायद जिस तालाब में तुम पहले रहते थे वो बहुत कठोर होगा, है ना। लेकिन जैसे ही तुम इस धरती पर आए, तुम उगे और तुम्हारे प्राणों को छूकर ही वो जो तालाब है वो पिघल कर कठोर पत्थर से जल बन गया होगा। अर्थात छोटे बच्चे को छूने से ही, उसके स्पर्श मात्र से ही कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी, उसके दिल में भी कोमल भावनाएं जो हैं वो जन्म ले लेती हैं। मतलब कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है एक छोटे से बच्चे को देख के। काव्यांश 2, छू गया तुमसे लेकर आंख लूं मैं फेर। अब यहाँ पर ऊपर वाली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो निश्चल मुस्कान है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे छू लेने भर से ही बांस या बबूल के, मतलब अगर तुम किसी बांस के पेड़ को या फिर बबूल के पेड़ को छू लोगे, सिर्फ तुम्हारे छूने से ही, तो उस पेड़ पे लगे हुए शेफालिका के फूल जो है वो झड़ने लगेंगे ऑटोमेटिकली, अगर तुम छू दोगे तो। तुम्हारी इतनी मनमोहक मुस्कान है। यदि कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी, कोई बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कुराहट को देख लेगा या फिर तुम्हें सिर्फ छू लेगा, वो भी मुस्कुरा उठेगा। उसके मन में भी खुशियों का संचार होने लगेगा। मतलब उसके मन में भी काफ़ी सारी खुशी, हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स जो है वो आ जाएंगी। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कि कवि को देख रहा है, नागार्जुन को देख रहा है, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा और बिना पलक झपकाए वो लगातार देखे ही जा रहा है। तो इसलिए कवि जो है बच्चे से पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, जो तुम मुझे इस तरह बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हो? अगर तुम मुझे ऐसे लगातार ऐसे ही देखते देखते थक गए हो तो मैं यानी कि नागार्जुन अपनी आंखें जो है वो फेर लेता हूँ और दूसरी तरफ कर लेता हूँ, अगर तुम मुझे लगातार देखे देखे थक गए हो तो। काव्यांश नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ से लेकर क्या रहा संपर्क तक, है ना। बच्चा लगातार जो है वो कवि को देखे जा रहा है और उनको पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये नए व्यक्ति कौन है ना। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस, कहते हैं कोई अफसोस नहीं है, कि कवि जो अपने बेटे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमारी पहली बार मुलाकात में जैसे हमारी पहली मुलाकात हुई है तो तुम मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हें देख पाया।
एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम ना बना होता या फिर तुम्हारी माँ ने जरिया ना बना होता तो आज मैं तुमसे मिल नहीं पाता और मैं तुम्हें जान नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि सदा घर से बाहर, कि कवि जो है मोस्टली घर से बाहर रहते हैं, किसी दूसरी जगह पर रहते हैं और बहुत दिन बाद वो घर पे आए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह हूँ या फिर मेहमान की तरह हूँ और तुम्हारा इस अतिथि से, इस मेहमान से पहले कोई भी संबंध नहीं रहा है, यानी कि तुमने मुझे पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए तुम मुझे जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं पहले तुम्हारे आगे कभी आया ही नहीं हूँ और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हमारी पहली ही मीटिंग है। ठीक है, मुझे तो बल्कि खुशी है कि मैं एटलीस्ट तुम्हें देख पाया। ये है। अब काव्यांश नंबर 4 है उंगलियां माँ से लेकर बड़ी ही छविमान। यहाँ पर पंक्तियों में कवि जो है उस समय का वर्णन करते हैं कि जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं तो उस वक्त वो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, है ना। माँ की गोद में बैठकर बच्चा जो है माँ की उंगलियां जो है वो चूस रहा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की उंगलियों में कुछ अमृत सा निकल रहा है, कुछ शहद जैसा निकल रहा है, जिसे पीकर बच्चे की आत्मा जो है वो तृप्त हो रही है। ठीक है, अब बच्चा ये सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नजरों से कवि को देख रहा है और कवि भी बच्चे को देख रहे हैं, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब तुम अपनी तिरछी नजरों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंख मिल जाती है, एक आई कांटेक्ट हो जाता है, तो तुम मुस्कुरा उठते हो। तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान जो है मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो कवि परिचय कौन है? नागार्जुन जी। ठीक है, अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट कविता है, इसी का पार्ट 2 है फसल। फसल जो है उसकी पंक्ति देख लेते हैं। एक के नहीं से लेकर मिट्टी का गुण धर्म। अब यहाँ पर नागार्जुन जी क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि जो है ये बताने का प्रयास करते हैं कि फसल जो है किसी एक व्यक्ति का मेहनत नहीं है या फिर किसी एक टाइप के जल का या फिर किसी एक प्रकार की मिट्टी में नहीं उगती। इसके लिए अनुकूल वातावरण भी चाहिए, है ना, क्लाइमेट भी अच्छा चाहिए। और इसके बारे में कवि आगे लिखते हुए कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदियों के पानी के मिलने से तब जाके फसल पैदा होती है। किसी एक नदी के केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, मतलब एक नदी में एक प्रकार का गुण होगा, है ना। लेकिन जब अलग अलग तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने के लिए सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। मतलब बीज में से अंकुर निकल आता है जब अलग अलग टाइप का पानी उनके ऊपर आता है। मतलब एक नदी में बहुत सारी नदियों के गुण होते हैं क्योंकि वो नदी जो है बहुत सारी नदियों से मिलकर आई होती है। तो किसी एक नदी का कमाल नहीं होता, बहुत सारी नदी के गुणों का कमाल होता है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत होती है फसल को उगाने में, है ना। और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती, मतलब हजारों लाखों लोगों की मेहनत से फसल उगती है और उसमें बोए गए बीज जो है वो अंकुरित होते हैं, उसमें से पौधा निकलता है। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं होती, बहुत सारे खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वो उपजाऊ बनती है। अब काव्यांश नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फसल क्या है से लेकर हवा की थिरकन का। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में ये प्रश्न पूछा है कि फसल क्या है, तो उसका और अर्थात ये कहाँ से और कैसे पैदा होती है। ठीक है, कि फसल क्या है, ये कहाँ से और कैसे पैदा होती है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका जवाब भी वो खुद ही देते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदी के पानी का जादू है, किसानों के हाथ के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। ये सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिसके कारण ये फसल जो है वो पैदा होती है। मतलब कलेक्टिव सबका योगदान है एक फसल को उगाने के लिए। ठीक है, अपनी इन पंक्तियों में कवि ने ये बताने के प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है, उन्होंने वो बताने की कोशिश की है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा है, इसी को खाकर हम जिंदा है। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इन फसलों को पैदा करने के लिए नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी और किसान की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और इसके महत्व का, इन सब की इम्पोर्टेंस का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो है कविता खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.